हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपने पॉलिटी जो क्विक रिवीजन सीरीज चले इसका नेक्स्ट पार्ट है ये। इसके पहले हम लोगों ने देखे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स देख लिए थे, पूरा संविधान निर्माण, अनुसूचियाँ, जो पूरी प्रक्रिया थी संविधान निर्माण की, वो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि इसी चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो सीरीज चल रही है उस सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आज डीपीएसपी, राज्य के नीति निश्चित तत्व। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो पीटी में चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसको आज देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको पता है कि भाग 4 में है और 36 से 51 के बीच में। ठीक है, पहले तो स्टेट पीसीएस में यही पूछ लेता किस भाग में है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 36 से 51 में भाग 4। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान मूलतः एक सामाजिक प्रालेख है। ठीक है, और देखेंगे सामाजिक क्रांति संविधान के, एक बार ये कहीं पे हमने देख रहे थे क्वेश्चन आया था कि भाई सामाजिक क्रांति का स्वरूप संविधान के किस भाग में दिखाई देता है? तो सामाजिक क्रांति का जो स्वरूप है संविधान के राज्य के निर्देशक तत्वों में दिखाई देता है। ठीक है, भाग 4 डीपीएसपी। ठीक है, अब देखिए कहाँ से लिया गया, आपने ये भारतीय संविधान में डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, इनके शब्दों में संविधान निर्माण का उद्देश्य नहीं था कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बल्कि संविधान में एक ठोस कार्यक्रम का उल्लेख किया जाए, बल्कि उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक सरकार आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करे। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि प्रत्येक सरकार को एक गाइडलाइन दे दी गई है कि भाई आपको इस अनुसार कार्य करने हैं आर्थिक प्रक्रियाओं में, तो उसकी बात करें। अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया। ठीक है, इन्होंने, आपने देखा होगा कि आर्टिकल जो 32 था, इन्होंने संविधान की उसको आत्मा कहा था और डीपीएसपी को कहा है कि भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषताएं हैं। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, देखिए अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा घुमा के आपको पूछ सकता, हो सकता है स्टेटमेंट आपको दोनों उलट के इसका ग्रेनविल ऑस्टिन को बता दे आर्टिकल 32 और इनको कह दें डीपीएसपी, तो ध्यान रखिएगा। केटी शाह ने क्या कहा है कि यह एक, इनको थोड़ा सा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि डीपीएससी वाले ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधाओं पर छोड़ दिया गया। मतलब ये है कि भाई आप इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें ये कहा कि समय समय पर राज्य अपने संसाधनों के अनुसार इनको लागू करता रहेगा। तो इन्होंने उसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधाओं पर छोड़ दिया गया। ठीक है, देखिए प्रोफेसर जेनिंग्स ने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई निश्चित तर्कसंगत आधार नहीं है, ये अस्पष्ट है और उन्हें न तो उचित रूप से क्रमबद्ध किया गया है और न ही तार्किक ढंग से वर्गीकृत किया गया। कुछ लोगों ने इसके मतलब वही बुराई की, तो उसकी बात करें। देखिए लाल कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कहा जाता है कि अगर ये फंडामेंटल मतलब ये डीपीएसपी लोगों को दे दी गई, राज्य के निर्देश दे दिए, अगर राज्य नहीं करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, तो अगली बार जब उसको इलेक्शन में 5 साल बाद खुद ही जाना, तो जनता उसका आंसर खुद ही दे देगी कि उसने लोगों की भलाई के लिए कितना कार्य किया, जो पॉलिसी थी उसको कितना कार्य किया, जो सामाजिक, जो रोजगार संबंधी जो चीज़ें, तो 5 साल बाद खुद ही जनता जवाब दे देगी। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि संविधान का आत्मा और दर्शन मिला के किसको कहते हैं, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो मिला के इसको कहते हैं संविधान की आत्मा और दर्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए राज्यों पर क्या है कि नैतिक बाध्यता है। ठीक है, मतलब संवैधानिक बाध्यता, नैतिक मतलब कि भाई उनको करना, उनके इच्छा पे है, भाई वो करें, एक प्रकार से नैतिक दबाव डाला गया। ठीक है, निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की जा रही है। ठीक है, इनकी प्रकृति सकारात्मक मानी जाती है, जबकि यहाँ से क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा। इनकी प्रकृति क्या, सकारात्मक, डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक मानी जाती है, जबकि फंडामेंटल राइट्स को नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि ये किसी के विरुद्ध दिए गए हैं, मतलब कि किसी को रोक रहे हैं चीज़ों को, इसलिए नकारात्मक। जबकि ये प्रोग्रेसिव चीज़ें कि कर क्या सकते हैं, इसकी बात हो रही है, तो सकारात्मक इसको माना गया डीपीएसपी को। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। उनका उद्देश्य भाग 3 में मूल अधिकार की अनुपस्थिति में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्रतिपूर्ति है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति का वर्गीकरण कैसे किया, जैसे राजनीतिक
नीतियों के से संबंध है, आर्थिक नीतियों से, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों, इन सब की बात। देख गोलकनाथ केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1967 में आया था। इसमें क्या कहा गया, इसमें नीति निषेध तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, जबकि मिनर्वा मिल्स केस देखिए 1980 में आया था। सीधे डेट पूछ लेते हैं और किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, मिनर्वा मिल्स केस। तो डीपीएसपी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बार ही क्वेश्चन है। अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट। मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कहेगा, मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कहा गया। ठीक है, इसमें कहा कि भाई संशोधन नहीं किया, इसमें कहा कि नहीं ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक को, जाहिर सी बात आपने अभी देखेंगे आगे कि कुछ चीज़ें हैं कि जिसको आप अगर उसको लागू करेंगे तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन वहाँ पे होता है, लेकिन सामाजिक अधिकार, लोगों के आर्थिक सामाजिक रक्षा के लिए तो उसको लागू किया जा सकता है डीपीएसपी को। ठीक है, तो वहाँ पे अभी वो डिटेल में कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। ठीक है, सर बी एन राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। इन्होंने सिफारिश की थी कि व्यक्तिगत अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। किसने कहा था, बी एन राव ने। जो व्यक्तिगत अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, एक तो न्यायोचित, एक गैर न्यायोचित। मतलब कि एक को आपको लागू करना पड़ेगा, अगर नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। और एक को होता है कि भाई वो राज्य के ऊपर संसाधनों पर, और जब उसके पास संसाधन फुलफिल हो जाएंगे तो लागू करेगा। ठीक है, जिसे प्रारूप समिति ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। किसने ये कॉन्सेप्ट, बी एन राव ने दिया था, वही कॉन्सेप्ट आज हमारे संविधान में अपना लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए संविधान की, अब देखते हैं डीपीएसपी की विशेषताएं क्या हैं। देखिए विशेषताएं में आप देखेंगे तो इसमें ये है कि विधायी एवं कार्यकारी प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश और सिफारिश करती है कि आप विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक क्या कर सकते हैं। एक आउटलाइन दी गई कि आप इसको ये चीज़ें करनी है। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डीपीएसपी एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करती है। ठीक है, न कि पुलिस राज्य का। ध्यान रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पेश की गई है डीपीएसपी में। अब कहना है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को साकार करना है। क्या राज्य के नीति निषेध तत्वों गैर न्यायोचित एवं वाद योग्य, मतलब इसका देखिए, इसका क्या है, वाद योग्य क्या है, फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि आप वाद योग, मतलब कि अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी। आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि पिछला लेक्चर इसने देखा है कि किस आर्टिकल के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है किस आर्टिकल के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको दोनों बताना है। और रिट जारी करने का ज़्यादा अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप इसको दायर करवाने के लिए, या फिर अगर आप इसको लागू नहीं होता डीपीएसपी तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। अब देखिए, राज्य के नीति निषेध तत्व किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करते हैं। मतलब कि अगर कहीं पे हो जाता है कि भाई प्रस्तावना से या फंडामेंटल राइट्स से भी अगर कोई कानून या किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं आ पाती, तो फिर कोर्ट या जो है अदालतें डिसीजन लेने के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी, डीपीएसपी को भी बेस बना के निर्णय अपना दे सकती हैं कि अच्छा कि डीपीएसपी में ये अवधारणा पेश की गई, अगर इसके अनुसार संविधान की व्याख्या या आर्टिकल की व्याख्या ये होनी चाहिए, तो डीपीएसपी को आधार बनाया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स और प्रस्तावना इसके साथ। क्या उच्चतम न्यायालय यदि कोई कानून नीति निषेध तत्वों के तहत लागू करता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय यदि कोई कानून नीति निषेध तत्वों के तहत लागू करता है तो उसे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 और 19 के साथ तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की बात हो रही कि उसके समान होना चाहिए अगर कोई कानून बनता है। अब वर्गीकरण देखेंगे तो डीपीएसपी को बेसिकली आपने सब ने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि इसमें से गांधीवादी आर्टिकल कौन सा है अवधारणा पे आधारित, कौन समाजवादी अवधारणा पे आधारित है, कौन उदारवादी अवधारणा पे आधारित। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, समाजवादी अवधारणा, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी क्या है, देखिए इसमें जो आर्टिकल की प्रकृति है उसको समाजवादी रूप में अपनाया गया। इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि जो बाद में संविधान संशोधन के थ्रू जोड़े गए हैं आर्टिकल, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
तो इसमें कह रहा है आर्टिकल जो 38 है, एक तो पहले ही पूछ लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल समाजवादी प्रकृति के हैं, कौन कौन से गांधीवादी, कौन कौन से उदारवादी। ये आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए समाजवादी आर्टिकल 38 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्य सामाजिक व्यवस्थाओं में लोक कल्याण की वृद्धि हो तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी कम करेगा। ये पहले नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, एड ऑन किया गया था। अब देखिए, अब कह रहा है 39 क्या है, 39 वही है कि सभी समान वितरण होगा। ये इंपॉर्टेंट है दे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आर्टिकल 39 है और समाजवादी अवधारणा है, ठीक है। क्या है देखिए, यहाँ पे लोग समाजवादी डिस्कस करें, समाजवादी अवधारणा है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए। अब देखिए, एक ये बच्चों के स्वास्थ्य का विकास का अवसर, ये भी 42वें संविधान संशोधन ऐड ऑन किया गया था। देखिए इसको भी जोड़ा गया, क्या है कि आर्टिकल 39 का क्या है, समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब इसको देखिएगा आप, इसको आई थिंक बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को निःशुल्क कानून, यहाँ पे ये पूछा जाता है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए आर्टिकल 39 क में उपबंध किए गए और इसको 42वें संविधान संशोधन के थ्रू एड ऑन किया गया था। 41, 42 काम न्याय संगत। अब देखिए 43 हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखिए एक एक आर्टिकल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेंगे। अभी ये कहते हैं 39 का क्या, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, किसमें, मैनेजमेंट कमेटी में जब कामगारों को शामिल किया गया था, ठीक है, कि जैसे कि अब उनके लिए कानून बनाना तो जो मजदूर दल का नेता हो या फिर कोई भी कमेटी हो उसके प्रतिनिधि होनी चाहिए, इसमें बात की गई थी, सिंपल सी बात। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। देखिए वही है कि पोषाहार या पोषाहार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब के लिए राज्य उचित मतलब प्रबंधन करेगा अच्छा करने के लिए। गांधीवादी क्या अवधारणा है, देखिए गांधीवादी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधीवादी जो पंचायती राज का गठन के जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल 40 के थ्रू ये क्या है, गांधीवादी अवधारणा है, ठीक है। अब देखिए 43 क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधारों पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो सहकारी समितियों को कॉन्सेप्ट पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का कॉन्सेप्ट गांधीवादी अवधारणा है, ठीक है। अब देखिए सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, अब देखिए आपको ये बताना कि फंडामेंटल राइट्स में किस आर्टिकल के थ्रू सहकारी समितियों का गठन की बात की गई, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बहुत ही, अगर नहीं पता तो सर्च करेंगे, क्वेश्चन आया है। ये सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ये कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट, सहकारी समितियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। देखिए वही है कि वही SC ST समाज के अन्य पिछड़े वर्गों, कमजोर वर्गों की आर्थिक सहायता बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय को शोषण, ये बात की। देखिए ये भी पूछा गया है, मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 48 के थ्रू, 47 में इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने का, ये भी कहा गया है DPSP में आर्टिकल 48 गांधीवादी अवधारणा ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये उदारवादी क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या समान सिविल संहिता, इसकी देखिए हमेशा चर्चा में इंडिया में बनी रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 44 उदारवादी कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए यहाँ पे ये भी आर्टिकल जो है बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्या है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उन समय तक जब तक वो 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर लें शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन के थ्रू 2002 में जोड़ा गया और ये उदारवादी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखिए पशुपालन है तो आपको कंफ्यूज मत होइए कि गांधीवादी अवधारणा, नहीं, ये उदारवादी कॉन्सेप्ट है। इसमें आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन की बात की गई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 48 को कह रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास, आर्टिकल 42 के थ्रू 1976 में जोड़ा गया। इम्पोर्टेंट।
अब देखिए यहाँ पे एक ये आर्टिकल को आप लोग पढ़ के थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात की गई है, ठीक है, स्मारकों और मोनूमेंट की जो है सुरक्षा ये सब करना। और इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और ये क्वेश्चन आर्टिकल 50 कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, ये भी स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा गया, स्पेशली यूपी पीसीएस में, कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृद्ध राष्ट्रों के बीच सामान्यजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों को सम्मान बढ़ाने के लिए आदि विवादों के मध्यस्थ के लिए समाधान का प्रयास करेगा, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी की तो बात की गई, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स की ही तरह हैं। जैसे आर्टिकल देखिए 355 में 35 में क्या कहा गया, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावे। अब 350 का मतलब 350 का में क्या कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, इसकी बात की गई। क्यों? क्योंकि देखिए 51 में क्या कहा गया, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश और मूल अधिकारों निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति में क्या होगा, इसकी बात की गई आर्टिकल 51 में। तो ये कुछ डीपीएसपी मतलब 36 से 51 तक ही हम लोगों ने देखा था ना, उसके अतिरिक्त भी कुछ डीपीएसपी जैसे ही प्रावधान दिए गए, तो आर्टिकल इन सब में दिए गए हैं वो। अब देखिए इसमें जो कोर्ट के थ्रू जो डिसीजन आया, क्या प्रोसेस रही है, उसमें है कि पहला तो चंपक दोरई राजन मामला आया था 1951 में। क्या कहा गया, यदि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच कोई संघर्ष होता है तो मूल अधिकारों को राज्य के नीति निषेध में वरीयता दी गई, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई दो चीज़ आती है जिसमें डीपीएसपी की भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कोई विवाद हो जाता है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को ही वरीयता दी जाएगी, डीपीएसपी को नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है, ये कहा गया 1951 के। अब फिर आया 1967 में गोलकनाथ केस। इसमें कहा कि राज्य के निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि इसको करने के लिए अब इनडायरेक्टली इसी चीज़ को यहाँ पे दोहराया गया। अब देखिए लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ, संसद संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भी मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये संशोधन किया गया आर्टिकल ये 24वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा पेश किया गया 1971 में। क्या कहा गया उसमें संशोधन में कि संसद संवैधानिक संशोधनों द्वारा किसी भी मूल अधिकारों में उल्लंघन कर सकती है, मतलब संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 31 ग को जोड़ा गया, ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ, आर्टिकल 31 ग को जोड़ा गया। निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद वही है जहाँ पे देखिए आपने देखा होगा ना कुछ में से कि 31 क 39 ख ये सब क्या है बाद में जोड़े गए आर्टिकल हैं। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि और 39 ग जोड़ा गया को लागू करने हेतु बनाए गए कानून को मूल अधिकारों मतलब आर्टिकल, क्योंकि देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि जिसको लागू करना अगर राज्य लागू कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग उसको लेके पहुंच जाते थे कि हमारी ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन है। लेकिन समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनको अधिकार दिलाने के लिए या समाज में समानता लाने के लिए उसको लागू करना जरूरी था। तो उसमें कुछ संविधान में संशोधन किए गए 1971 में। उसमें कहा गया कि आर्टिकल 39, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है, 39 ख और ग को लागू करने हेतु बनाए गए कानून को मूल अधिकारों आर्टिकल 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, कि अगर कोई कानून बनता है इसके आर्टिकल के थ्रू तो कोई इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता या हाई कोर्ट नहीं जा सकता या किसी कोर्ट में कि उसका आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार संसद ने संविधान संशोधन करके डीपीएसपी को दो मूल अधिकारों आर्टिकल 14 और 19 पर वरीयता दी, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो गया कि आर्टिकल इसका जो है ऊपर हो गया आर्टिकल 14 और 19 से, ठीक है। डीपीएसपी के तत्वों को लागू करने में बनाई गई विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगर कोई इसमें कानून बनाया तो उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात कही गई थी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि फिर देखिए केशवानंद भारती केस में क्या कहा
काफ़ी फेमस, इसमें कहा गया है कि भाई संसद 24वें, मतलब इसकी बात हो रही जो अभी हम लोग ऊपर देखा, ठीक है, कि संविधान संशोधन के उस प्रावधान को शून्य एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। केशवचंद्र भारती केस में कोर्ट ने क्या किया कि जो ये 24वां संविधान संशोधन किया गया था इसको निरस्त कर दिया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि इसको लागू करवाने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, कह दिया कि न्यायिक समीक्षा करना संविधान का जो मूल बेसिक संरचना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मूलभूत आधार संरचना की कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, ठीक है। फिर आया 42वां संविधान संशोधन, फिर इसको काउंटर करने के लिए आया 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें था कि भाई डीपीएसपी को क्रियान्वयन के लिए कोई भी कानून शून्य नहीं होगा। इन्होंने इसमें काफ़ी डिटेल में बताया कि भाई शून्य नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या होगा कि बस आर्टिकल 14 और 19 को ख़त्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि इस आर्टिकल मतलब इसी के थ्रू आर्टिकल 39 ख और ग के थ्रू कुछ अगर कानून बनाए जाते हैं तो बस उसको होगा कि आर्टिकल 14-19 के ऊपर वरीयता दी जाएगी। ये कानून आपके ख़त्म नहीं होंगे 14-19, बस उसके ऊपर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें इन्होंने वरीयता देने के लिए बात कर दी। तो ये इस एक प्रकार से जो केशवानंद भारती इसका डिसीजन को काउंटर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या, फिर मिनर्वा मिल्स मामला आया 1980 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये वाला। तो 42वें संविधान संशोधन के उपयुक्त प्रावधानों को शून्य एवं असंवैधानिक घोषित किए गए, ठीक है। इसमें जो है इसके समय फिर इसको निरस्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में तो मूल अधिकारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकार डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, तो कुछ ठीक है। तो इसको जो है मिनर्वा मिल्स में फिर निरस्त कर दिया गया। इसमें कहा कि किसी भी कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, तो सामंजस्य रख के आपको किसी चीज़ को कानून या इन सब को बनाना पड़ेगा, इसकी बात की गई। अब देखिए डीपीएसपी का क्या महत्व है इसमें, भाई ये बेसिक चीज़ें लिखी गई कि भाई क्या नाम है, आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में सरकार का पथ प्रदर्शक है, दर्शन है, मित्र है। तो इन सब की अनुकूल वातावरण बनाने का कॉन्सेप्ट किया गया है। तो इसमें भाई ये आदर्श बातें जो लिखी गई उसकी बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा है ये भी आर्टिकल, सॉरी हमारा ये होगा मूल कर्तव्य, लेसन 8, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए मूल कर्तव्य देखते हैं क्या है कि इसमें देखिए पहले तो देख लीजिए मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। सबसे देखिए इस चैप्टर से क्या होता है कि सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें तो ये एक एक टॉपिक जो एक एक कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे आज, थोड़ी सी लंबा नहीं, छोटा चैप्टर है, इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मूल संविधान में जो हमारा मेन संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों की बात नहीं कही गई थी। इसको जोड़ा गया 1976 में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और बाद में उस टाइम जो है 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। ये जो बाद में जोड़ा गया ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ जो यूएसएसआर वाला, अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया वाला हिस्सा, वहाँ से लिया गया था, ठीक है। अब करें इस समय लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस समय लोकतांत्रिक देशों में भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश है। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसमें इंडिया और जापान में ही मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर कहीं कोई डिसीजन को लेके कोई प्रॉब्लम आती है तो आर्टिकल 19 और 14 को जो है वेरीफाई करने के लिए मूल कर्तव्यों को भी देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है कि कहीं कहीं कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे कि अगर कोई संविधान या आर्टिकल की व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रस्तावना का लिया जाता है। भाई प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल कॉन्सेप्ट क्या था, उसके हिसाब से वो आर्टिकल वेरीफाई हो रहा है या नहीं। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वहाँ पे ये बात की गई। अब देखिए मूल कर्तव्यों को न्यायालय में किसी भी संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण से संबंध में सहायता नहीं करता। मतलब जैसे डीपीएसपी वाली बात है कि आप उसके लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, सेम चीज़ें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी। देखिए किसके रिकमेंडेशन पे इसको शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी।
इनकी आवश्यकता कब महसूस की गई थी? 1975-76 जो राष्ट्रीय आपातकाल था उस समय इसको शामिल करने की बात हुई थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक नया भाग बनाया गया 4 में जोड़ा गया 51 के मतलब 51A के अंडर जोड़ा गया। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जबकि वर्तमान में इसमें कितना है? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति में कुछ समितियों को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेट पीसेस में यहाँ भी क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे कि स्वर्ण सिंह समितियों के किस रिकमेंडेशन को जो है शामिल नहीं किया है। तो इन्होंने कहा था कि मुझे कई इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसमें से एक तो यही था कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड देने का जो प्रावधान था इसको जो है हमारे जो संविधान में शामिल नहीं किया गया आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। और देखिए अब यहाँ पे ये देख लीजिए हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हैं, और इसमें एक बाद में जोड़ा गया था जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के, ठीक है, यथास्थिति अपने बच्चे या प्रतिपाल्य मतलब कि जिसके यहाँ कोई काम कर रहा हो इन सब पे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क है कि हमारे यहाँ जो संविधान में बच्चों की शिक्षा या शिक्षा संबंधी प्रावधान किस किस भाग में किस किस आर्टिकल के थ्रू दिए गए हैं। देखिए 3-4 जगह दिए गए हैं, तो आपको उसको मेंशन करना बताना है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की विशेषताएं क्या है? मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। सबसे बड़ा तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल कर्तव्य न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो यह ध्यान रखें, न्याय योग्य भी नहीं है, वाद योग्य भी नहीं। हालांकि संसद इसके लिए कुछ अगर लागू करना चाहते तो संसद कानून बना सकती है। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं कि कर अदायगी या मतदान करना क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन। मूल कर्तव्यों पर बर्मा समिति ने क्या टिप्पणी की थी? कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन न होने हेतु कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की गई, जैसे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, अब इसके लिए क्या पूरा अलग से एक उसमें था ना कि प्राणी मात्र के इन सब के हिंसा से दूर रहें, इन सबको प्राणी और जो हमारी संस्कृति इन सबको धरोहर सुरक्षित करेंगे, तो उसी के कॉन्सेप्ट आगे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या किया गया? एक कानून बना दिया गया। लेकिन अब वन्य जीव संरक्षण संबंधित अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो उसको फिर सज़ा मिलेगी। बात ये है। बर्मा समिति ने स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण के शिक्षा कार्यक्रमों पर पुनर्विचार, पुनर्संरचना तथा उच्च व्यावसायिक शिक्षा के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे भी, संविधान संशोधन। अब देखिए यहाँ पे एक भाई संविधान संशोधन क्यों करना पड़ता है? तो यहाँ पे ये हो रहा है कि संविधान को परिवर्तित और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करना क्या होता है? आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी संविधान बिना संशोधन के जीवित नहीं रह सकता। अर्थात संशोधन से उसकी प्रासंगिकता बनी रहती, क्योंकि आपने कोई संविधान या आर्टिकल आज बन गया तो जरूरी नहीं कि वो 10-20 साल बाद भी सेम परिस्थितियाँ रहें और सेम सिचुएशन रहें जिसमें लागू किया। तो समय के साथ संविधान में संशोधन उसकी प्रासंगिकता क्या होता है? बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश में मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलाव के माध्यम से और मजबूत करना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पे? भाग 20 में आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। अब यही बात है कि हमारे यहाँ जो संविधान है यहाँ पे ये बात की गई है कि हमारे यहाँ क्या है, एक तो बहुत ऐसा कठोर प्रक्रिया नहीं है जैसे यूएसए में है। ठीक है, यूएसए की तरह बहुत कठोर प्रक्रिया नहीं है, और प्लस आप देखेंगे ब्रिटिश की तरह बहुत ही लचीली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, यूएसए में क्या है कि वहाँ पे आपने देखा होगा उसमें बहुत ही कठोर प्रोसेस की, वहाँ पे राज्यों की सबकी सहमत चाहिए और बहुत ही कठोर है उसमें, इन द सेंस कि आप देखेंगे तो अभी तक उसमें बस 7 ही 8 संशोधन हुए इतने सालों में। और जबकि क्या नाम है यूएसए मतलब इसका कहाँ पे गया कठोर लचीली, हाँ इसका ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ बहुत लचीली प्रक्रिया भी नहीं है कि ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे संसद ही सब कुछ है, वहाँ पे संसद जो चाहे कर सकती है, उसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप बहुत ही नामात्र का है। तो वहाँ पे बहुत ही सरल प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। तो हमारे यहाँ क्या किया गया? हमारे यहाँ जो है दोनों का एक मध्य मार्ग अपनाया गया। ठीक है, कि हमारे यहाँ जो कठोरता, कुछ चीज़ों में कठोरता है, कुछ में लचीलापन है, तो हमारे यहाँ एक मध्य मार्ग बना के एक सामंजस्य के थ्रू संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। और संविधान संशोधन के जो प्रावधान हमारे यहाँ कहाँ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। अब देखिए उसी आर्टिकल 368 के थ्रू देखेंगे 24वां, 42वां
मतलब 24वां कब हुआ था, 1976 में, 1971 में, 42वां 1976 में संशोधन किए गए थे। अब हमारे देखिए संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं बेसिकली। देखिए 3 प्रकार से क्या है, एक तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा कोई भी चीज़ें संशोधित की जा सकती है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा क्या होता है कि संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपबंध। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। देखिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए परिवर्तनों को माना जाता है। क्या माना जाता है, अब आर्टिकल 368 के अगर थ्रू संशोधन हो रहा है तो क्या प्रोसेस है, एक तो विधेयक प्रस्तुत, तो संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, प्लस कोई भी पेश कर सकता है। अगर वो सरकारी विधेयक माना जाता है, अगर किसी मंत्री द्वारा, अगर वो कोई उस मंत्रालय से संबंधित नहीं, कोई भी संसद सदस्य कोई भी विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो उसको प्राइवेट बिल मानते हैं। ठीक है, निजी विधेयक मानते हैं, बस यही अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति की भूमिका क्या क्या होती है। ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 368 की यहाँ भी बात हो रही है। पारित करने के लिए आवश्यक क्या होता है, विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है जब आर्टिकल 368 के थ्रू होता है। विशेष बहुमत मतलब कि 2/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात की कि कुल सदस्य में वही 2/3 की उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 सदन द्वारा पारित किया जाना। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित होना। ठीक है, अगर लोकसभा में भी 2/3 से पारित होना चाहिए, प्लस राज्यसभा में भी 2/3 से पास होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमें तो पता है भाई, अगर कोई विवाद इन सब पे होता है, तो विवाद कुछ होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है संविधान संशोधन के विषय पर संयुक्त बैठकों का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है संघात्मक प्रावधानों पर विशेष बहुमत, अगर कोई संघात्मक विषयों पर, ठीक है, जैसे कि भाई हमारे यहाँ चुनाव की पद्धति अगर बदलनी हो, प्लस राष्ट्रपति का कुछ उनके भी चुनाव की प्रक्रिया बदलनी हो, या फिर कोई ऐसा हो जिसमें केंद्र राज्य दोनों इफेक्टिव हो रहे हैं, तो इसमें विशेष बहुमत से मतलब 2/3 से तो पारित होगा ही होगा, साथ में आधे राज्यों की संस्तुति की भी आवश्यकता होगी, तो आधे राज्य भी उसको पास करेंगे। ये 24वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया था। अब देखिए आर्टिकल 368 में संशोधन करने के प्रावधान किया गया, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है। ठीक है, साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के पारित संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है। ध्यान रखना कि बाध्य है। अगर दोनों सदनों द्वारा आर्टिकल 368 के थ्रू पारित करके अगर भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास, प्लस आधे राज्यों को अगर सहमत भी मिल जाती है, तो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। देखिए संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेसिक चीज़ है कि भाई जो भी पेश होगा संसद में ही पेश होगा, पहले ये नहीं कि राज्य विधानमंडल में पेश करके पारित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये आगे क्या कह रहे हैं कि आगे की बहुमत के प्रकार। देखिए बहुमत के प्रकार क्या होते हैं, साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत में यह है कि जो हमने डिस्कस किया अभी कि प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत वो साधारण बहुमत होगा, और इसके थ्रू जो एक सामान्य कानून पारित किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के 31 से 34 कर दी गई, या फिर जैसे जम्मू कश्मीर या किसी राज्य से संबंधित विधेयक होता है तो वो साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, और ऐसे विधेयकों को 368 मतलब 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। ध्यान रखिए साधारण बहुमत को जो संशोधन होता है उसको 368 के थ्रू नहीं माना जाता। प्लस देखिए विशेष बहुमत क्या, विशेष बहुमत में हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होगा कि 2/3 बहुमत 2/3 जो है आपको बहुमत चाहिए। जैसे कि अभी 103वें संविधान आर्थिक रूप से पिछड़े जो 10% आरक्षण किया गया था, इसको दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी से पारित किया गया था। ठीक है, और देखिए अब क्या होता है, जैसे कि कुछ जो विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3 से दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्यों की वहाँ पे सहमत होनी चाहिए। जैसे जीएसटी काउंसिल, क्योंकि देखिए जीएसटी क्या था, इससे केंद्र के साथ साथ जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम था राज्यों का वो भी इफेक्टिव हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कर दिया गया कि भाई आधे राज्यों की भी सहमत चाहिए, तो वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमत आर्टिकल 368 इस कैटेगरी में था। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है साधारण बहुमत के थ्रू किस किस आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 2 है, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, परिवर्तन, दूसरी अनुसूची, विधानमंडल, संसद की गणपूर्ति, ये सब जो प्रोसेस है
ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये सब साधारण बहुमत से, मतलब कि बस नॉर्मल साधारण बहुमत से पारित मान लिया जाएगा, और इसको क्या आर्टिकल 368 के थ्रू संशोधन भी नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रहे हैं ये सब नागरिकता हो गया, निर्वाचन छठवीं, सब पाँचवीं अनुसूची, सब साधारण बहुमत वाले। विशेष बहुमत से क्या होगा, अगर विशेष बहुमत 2/3 से होगा तो उसमें जैसे DPSP वाले मूल अधिकार हो गया, वे सभी प्रावधान जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, इन द सेंस कि देखिए ऊपर वाले, अब यहाँ पे जैसे कि 42वां संविधान संशोधन हो गया, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो वो क्या था, वो विशेष बहुमत से, मतलब कि दोनों सदनों द्वारा 2/3 मेजॉरिटी से पारित किया गया था। अब देखिए कुछ ऐसे जो प्रावधान है जिसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी दोनों सदन से प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया हो गई, केंद्र राज्यों कार्यपालिका शक्तियों का अगर विस्तार करना हो, न्यायपालिका उच्च न्यायालय के बारे में अगर कुछ संशोधन करना हो, तो ये सब जो आर्टिकल हैं इसके लिए आपको जैसे 7वीं अनुसूची या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना हो। ठीक है, अभी से बात चल रही है ना कि राज्यों का प्रतिनिधित्व सीट बढ़ाने की, तो ये सब क्या होगा, इसमें संसद में दोनों सदनों 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए। प्लस देखिए इसमें कह रहे हैं कि इस जो संविधान संशोधन की इंडिया में हमारे संविधान में प्रोसेस, इसकी आलोचना भी हुई है। जैसे कि कहा गया कि भाई केवल संविधान संशोधन केवल राज्य ही संसद ही कर सकता है, राज्यों का कोई अधिकार नहीं, इसकी बात हुई। पर क्या राज्य सिर्फ एक ही संशोधन के लिए प्रस्ताव कर सकता है, किसके लिए, विधान परिषदों का गठन के लिए, और किसी में क्या है कि उसका जो है कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। तो मतलब इनडायरेक्टली कहा गया कि राज्यों को अधिकार कम दिया गया। संविधान में इस बात पर भी मौन है कि एक बार संस्तुति देने के बाद राज्य विधानमंडल अपनी संस्तुति को वापस ले सकता है या नहीं। संशोधन के लिए विशेष आस्था मतलब संस्था का कोई अभाव है, क्या कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि बस उसी मतलब इन्हीं बस केवल में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, और तो नॉर्मल संसद ही केवल कर सकती है। तो इसी आधार पे थोड़ी बहुत आलोचना की गई कि भाई केवल संसद का ही प्रभुत्व है संविधान संशोधन पे, राज्यों का नहीं है। प्लस देखिए क्या कि जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान बनाने वो भी संसद में दिया गया, तो इसकी भी बात की गई। अस्पष्ट प्रावधानों के कारण न्यायालयीय हस्तक्षेप की व्यापक संभावना होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान क्या हैं कि क्लियर नहीं है, तो उसमें कोर्ट का भी दखल बहुत हो जाता है, क्योंकि अब वो अधिकारों को लेके कि हमारे संसद के अंदर है या फिर राज्य विधानमंडल के अंदर है, तो उसको लेके थोड़ा सा कोर्ट में भी चीज़ें चली जाती ज़्यादातर, इसमें बात हो रही है कि कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता होती है, वो हम लोगों ने देख लिया था संयुक्त। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रमुख संविधान संशोधन है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, हम इसको देख लें, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे 1 से लेके हम लोगों ने जो लेटेस्ट अभी इसमें, हालांकि अभी लेटेस्ट इन द सेंस जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसके बारे में हम लोगों ने महिला वय बंधन योजना, महिलाओं से संबंधित जो 33% आरक्षण देने की बात चल रही है संसद में, उससे संबंधित हम लोग एक बार डिटेल में देख लेंगे कि उसका भी इसमें बात नहीं की है, क्योंकि उसमें देखिए वो क्या है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनने की संभावना है। तो किस आर्टिकल के थ्रू हुआ, कहाँ पे पारित हुआ, डेट टाइम, अगर स्टेट पीसेस आपने देना है तो आपको किस डेट को पारित हुआ, कौन सा संविधान संशोधन था, बनने के बाद कौन से आर्टिकल कहाँ ऐड हो, वो पूरा हम डिटेल में एक उसको लेके वीडियो बनाएंगे, महिला संविधान संशोधन जो विधेयक पारित हुआ अभी। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर वाली देखेंगे, आज हम लोगों ने 2-3 चैप्टर कवर किया। प्लस देखिए अगर आप जो और भी जो हमारे सीरीज चल रही है, जैसे आप देखिए एक रैपिड रिवीजन करके सीरीज आ रही है। ठीक है, रैपिड रिवीजन क्या है कि हम लोग हर सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, उसको बस 4-5 मिनट में आपको वो दे दी जाए, और वहाँ से डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, उसको फॉलो करिए। अभी देखिए बहुत सारे और इनिशिएटिव आने वाले हैं करंट अफेयर को लेके, और अभी क्विज बुक उसकी हिस्ट्री की शिल्पी में द्वारा क्विज चली रही है, तो आप लोग देखते रहिए। जो भी डाउट कमेंट या और कुछ डिमांड हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।